गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 268 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 268 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 14 मई को एग्ज़ाम है यूपीपीएससी पीसीएस का और 24 को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा का। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बांधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में, ठीक है। और एक रामसर स्थल भी है। तो गुजरात की बांधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिसमें 80 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं। और हाल ही में बांधवाना आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सोलेमन द्वीप की राजधानी है कहाँ पर? सोलेमन द्वीप की राजधानी है होनियारा। ऑप्शन नंबर डी, केन्या की नैरोबी। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो होनियारा डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीएससी की, जो कि 50% डिस्काउंट पर चल रही है लास्ट 13 डेज़ के लिए। तो सोलेमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप हैं। इसकी राजधानी है होनियारा, जो कि ग्वाइडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। ग्वाइडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है स्टैचू और यह है राज्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस हिमाचल प्रदेश, तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिलनाडु। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात में ही है, ठीक है, सरदार पटेल की। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, ये करेक्ट है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में, तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिलनाडु। तो सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा: स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान, तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिशम या कन्वेंशन परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को संदर्भित करता है? टैडपोल अभिसमय, मारपोल अभिसमय, नागोया अभिसमय या ड्रैगन फ्लाई अभिसमय? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मारपोल कन्वेंशन या मारपोल अभिसमय। तो मारपोल अभिसमय 1973 यह परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को संदर्भित करता है। वर्ष 2005 में जहाज़ों से होने वाले सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे और भारत इस अभिसमय का जो है हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह तेल, हानिकारक तरल पदार्थों, पैक किए गए हानिकारक पदार्थों, जहाज़ों से उत्पन्न सीवेज और कचरे आदि के कारण समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करता है मारपोल कन्वेंशन। और यूपीएससी सिविल सेवा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व शासन संकेतक यानी वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व बैंक के द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किया जाता है, इतना काफ़ी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? 50वें हैं। और नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और 49वां पूछ लेता है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उदय उमेश ललित का। देखिए, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा, ठीक है। 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे वो। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि सीजीआई बनने के लिए जो अहर्ता हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए वह व्यक्ति, कम से कम 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो,
या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ठीक है, या का मतलब है इससे भी काम चल जाएगा, ये नहीं है तो ये हो, ये नहीं हो तो ये हो। ठीक है, और ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न पॉलिटी का है, 2 स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और काम करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, जो रिटायर्ड जज है वो सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल्कुल, भारत में किसी स्टेट का अगर हाई कोर्ट है तो वो अपने पिछले जो उसने निर्णय दिया है उसको परिवर्तित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करता है। ये दोनों के दोनों कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी करेक्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठने और काम करने के लिए वापस बुला सकता है। तो दोनों के दोनों यहाँ करेक्ट हैं। स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति से निम्नलिखित योग्यताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकता है। जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम किया हो, तो पहला वाला करेक्ट है। देखिए, जिसने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है विधिवत अर्हता प्राप्त कर चुका हो उसको भी। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण उच्च न्यायालय यानी स्टेट का हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। और इसी तरह अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भी किसी भी निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में आता है? नहीं आता। आता है। वर्ष 2020 तक आता था किंतु अब नहीं आता। केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नहीं। क्या है इसका आंसर? आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का कार्यकाल सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली संसद के अधिनियम द्वारा विकसित हुई। कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। गलत है पहला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। दोनों का दोनों गलत, इनकरेक्ट हैं। तो डी है इसका आंसर। संसद के अधिनियम से विकसित थोड़ी हुई है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व करता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों के मामले के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, ना कि किसी संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधानों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10वां है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगता है, झारखंड से लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, नहीं लगता तो पश्चिम बंगाल से, और इसकी जगह उड़ीसा अगर होता उससे भी नहीं लगता। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो हैं 4: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उलुरू चट्टान कहाँ स्थित है? उलुरू चट्टान ऑस्ट्रेलिया। देखिए, उलुरू चट्टान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसे जो है एयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और इसे यह नाम 1873 में विलियम गॉस द्वारा सर हेनरी एयर्स के नाम पर दिया गया था। ऐसे प्रश्न मिलेंगे स्टेट पीसीएस में आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्यसभा में निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व शामिल है?
राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, सीधा वाला तो है ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये होगा। और भारत के राष्ट्रपति भी तो मनोनीत करते हैं, तो ए और सी इसका आंसर हो गया डी। तो देखिए, संसद का उच्च सदन को बोलते हैं, राज्यसभा को, या फिर राज्यों की परिषद, स्टेट में आ जाइए। इसका गठन जो है 3 मार्च 1952 को किया गया था और प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी को राज्यों की परिषद बोलते हैं, राज्यसभा को, और उच्च सदन बोलते हैं। 3 नाम है इसके। 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था इसका पहला सत्र। और राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि भंग नहीं होता है कभी, केवल लोकसभा भंग होती है। ठीक है, और संरचना शक्ति की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, 238 राज्यों और 2 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तो सीधे निर्वाचन वाला था, दूसरा विकल्प। तो थर्ड करेक्ट है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। तो पहला और सी, मतलब ए और सी करेक्ट है, इसलिए डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है विधानसभा के प्रति। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों ने विधानसभा के समक्ष चूक और आयोग के अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी साझा की है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक पंचायत समिति किस स्तर तक एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति की बात हो रही है, यानी ये सेकंड वाला स्तर है, यानी खंड स्तर हो गया। ठीक है, खंड स्तरीय निकाय, ऑप्शन नंबर बी, ये पहला है, ये तीसरा है और ये दूसरा है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिले में जिला परिषद, ये जो है त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रदान करता है। और बलवंत राय समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर यानी खंड स्तर पर, और यही पूछा था तो खंड स्तर वाला सही हो गया। जिला स्तर पर जिला पंचायत, तो ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किए गए? पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। गांव में ग्राम सभा का आयोजन होगा। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। बहुत सारे प्रावधान किए गए 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जैसे कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, 3 वर्ष नहीं। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा, ये चीज़ें अलग अलग भी पूछी गई। गांव में ग्राम सभा का आयोजन, ये करेक्ट है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, तो केवल तीसरा और चौथा ही करेक्ट है। यहाँ पर एक से एलिमिनेट होता क्या? पूरा एलिमिनेट हो जाता है एक से। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के जो अनिवार्य प्रावधान है, गांव में ग्राम सभा का आयोजन, और पंचायत जो है 3 स्तरों पर एक संस्था है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। और पंचायतों की सीटें, सभी सीटों पर सीधा चुनाव होगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष के लिए जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मतदान अधिकार। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना। अनुसूचित जाति, जनजाति, वो भी जनसंख्या के आधार पर, और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं उसका आरक्षण किया गया।
तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में, याद रखिएगा, 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, ये सारे प्रावधान किए गए, याद रखिएगा इनको। ठीक है, अनिवार्य प्रावधान थे ये। नंबर 16 पर आ जाइए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? ये प्रश्न अभी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, जो 12 फरवरी को हुई थी। 4 बैठकें होना अनिवार्य है। देखिए, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 अनिवार्य बैठकें होना अनिवार्य है। सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाने का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि पूरे विश्व का यानी पूरी दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है पहला, मणिपुर। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र है। और लोकटक झील पर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। तो 2 चीज़ें, केबुल लमजाओ कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी झील में? लोकटक झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित उपमाओं पर विचार कीजिए। युद्धाभ्यास और ये हैं देश, कौन सा इनमें सही सम्मिलित होगा? कोंकण के सामने लिखा है, ये शक्ति यहाँ होना चाहिए। कोंकण शक्ति के सामने यूनाइटेड किंगडम और भारत, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत, जायरे अल बहर कतर और भारत, वज्र प्रहार भारत और जापान। वज्र प्रहार भारत और जापान है, भारत और फ्रांस? ना भारत और जापान, ना भारत और फ्रांस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी जायरे अल बहर कतर और भारत सही है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत सही है, कोंकण शक्ति यूनाइटेड किंगडम और भारत सही है। तो शुरू के 3 ही करेक्ट हो गए, चौथा वाला इनकरेक्ट है। तो जहाँ जहाँ 4 है उससे एलिमिनेट होकर आंसर मिल जाएगा वैसे तो भारत के सैन्य अभ्यास, ये हैं देश इधर थाईलैंड के साथ है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी भारत थाई कोरपट। और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण शक्ति है, इंडोनेशिया के साथ भारत का समुद्र शक्ति है, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, कतर के साथ जायरे अल बहर और जापान के साथ है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। और भी हैं इसके अलावा कई। ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषुव यानी इक्विनेस के संदर्भ में, इक्विनॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 है यहाँ पर, तीनों करेक्ट होंगे तो डी है आंसर। देखिए, विषुव वर्ष में 2 बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर होता है। विषुव के दौरान उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के दौरान दोनों गोलार्धों को लगभग समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी एक रेखा बीच में से खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? इक्वेटर पे पड़ेंगी बीचों बीच। और इक्विनॉक्स के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और डी है इसका आंसर। तो विषुव जो है वर्ष में 2 बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब सूर्य की किरणें इक्वेटर लाइन पर सीधी पड़ती हैं। देखिए, विषुव के दौरान उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को होता है। ठीक है, इसने लगभग की बात की गई थी वहाँ। देखिए, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत ऋतु का आगमन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो सूर्य होता है वो विषुवत वृत्त पर यानी इक्वेटर लाइन के ऊपर होता है सीधा, और दोनों गोलार्धों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। वसंत विषुव के बाद उत्तरी गोलार्ध मार्च में सूर्य के करीब झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्योदय पहले और सूर्यास्त बाद में होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? बाज नहीं है,
कोयल नहीं है, दिल्ली का गोरैया और उत्तर प्रदेश का सारस क्रेन। तो सारस क्रेन हाल ही में चर्चा में था, ठीक है। राजकीय पक्षी है ये उत्तर प्रदेश का, और आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा बचाए जाने और संरक्षण दिए जाने के कारण सारस चर्चा में रहा हाल ही में, जिसे बाद में वन विभाग की टीम ने रायबरेली के समरसपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया, ठीक है। बीबीसी ने भी इस न्यूज़ को कवर किया, राजनीतिक मुद्दे भी बने इसके ऊपर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आरिफ से मुलाकात की। देखिए, सारस क्रेन का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ग्रस एंटीग्रोन है, इसको याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है ये, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई होती है 152 से 156 सेंटीमीटर। उसके पंखों का फैलाव कितना है? 240 सेंटीमीटर। सारस क्रेन मुख्य रूप से लाल सिर और इसकी ऊपरी गर्दन जो है वो भूरे रंग की होती है और हल्के लाल पैर होते हैं इसके। संरक्षण स्थिति की बात करें इसकी तो IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, ये सुवैध है। और सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है और मुख्य रूप से आपको मिलेगा ये भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में और इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में। तो 20 प्रश्न थे ये। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज़ और PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है 13 दिन के लिए। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी को। धन्यवाद।